दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है संजीव दत्त जी की बुक मेरा हिंदुस्तान, जो कि जिम कॉर्बेट की बुक माई इंडिया का हिंदी अनुवाद है। अगली स्टोरी है कुंवर सिंह। जात से कुंवर सिंह ठाकुर था और काम से चांदनी चौक गांव का प्रधान। वो अच्छा प्रधान था या बुरा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस बात ने उसे मेरा पसंदीदा आदमी बना दिया था वो था उसका एक कामयाब शिकारी होना। पूरे काला डूंगी इलाके में कुंवर सिंह के मुकाबले का चोरी से शिकार करने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा मेरे लड़कपन के हीरो मेरे बड़े भाई टॉम का भी वो भारी मुरीद था। कुंवर सिंह के पास टॉम के बारे में कई कहानियां थी, क्योंकि वो लंबे अरसे तक टॉम के साथ शिकार पर जाता रहा था। इन कहानियों में मुझे जो कहानी सबसे ज्यादा पसंद है वो निशानेबाजी के एक मुकाबले की ऐसी कहानी थी जो हर बार सुनने पर नया मजा देती थी। ये मुकाबला भाई टॉम और एलिस नाम के एक निशानेबाज के बीच हुआ था। एलिस को मेरा भाई राइफल एसोसिएशन के मुकाबले में एक अंक से पछाड़कर गोल्ड मेडल हासिल कर चुका था और पूरे हिंदुस्तान में बेहतरीन निशानेबाज का खिताब भी। मौके की बात यह है कि टॉम और एलिस एक दूसरे से अनजान गड़प्पू के जंगल में शिकार करते घूम रहे थे, और उस सुबह जब सुबह की धुंध पेड़ों की फुनगियों से ऊपर उठ ही रही थी कि उनका आमना सामना हो गया। यह मुलाकात जिस जगह पर हुई उसके ठीक नीचे एक मैदान था, जिसमें सवेरे के वक्त सुअर और हिरण हमेशा दिखाई दे जाते थे। टॉम के साथ हमेशा की तरह कुंवर सिंह था और एलिस के साथ बुद्धू नाम का एक आदमी। बुद्धू को कुंवर सिंह इसलिए नापसंद करता था, एक तो बुद्धू थोड़ा बुद्धू था और दूसरा इसलिए कि वो जंगल के मामलों में एकदम कोरा था। राइफल एसोसिएशन के मुकाबले में भाई टॉम से हारने की फांस एलिस के मन से निकल नहीं पाई थी, इसलिए उसने टॉम से कहा कि वहां तो भले ही तुमने मुझे हरा दिया हो, लेकिन यदि हम आपस में मुकाबला कर लें तो मैं ही जीतूंगा। एलिस के सुझाव पर तय हुआ कि दोनों निशानेबाज अपनी बंदूक से दो दो गोलियां चलाएंगे। अपने को बेहतर निशानेबाज साबित करने के लिए लॉटरी निकाली गई और एलिस ने तय किया कि पहले गोलियां वो चलाएगा। दोनों निशानेबाज बड़े ध्यान से निचले मैदान की तरफ चले। एलिस के पास .450 की मार्टिनी हेनरी राइफल थी, जिसका इस्तेमाल उसे राइफल एसोसिएशन के मुकाबले में भी किया था। टॉम के पास .400 डबल बैरल एक्सप्रेस थी, वेस्ली रिचर्ड्स कंपनी की। भाई टॉम को अपनी राइफल पर जो गुमान था वो अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि तब तक हिंदुस्तान में उस तरह की गिनती की ही राइफलें आ पाई थी। या तो हवा का रुख कुछ गलत था या ये लोग कुछ बेध्यानी कर गए, क्योंकि जब वो निचले मैदान में पहुंचे तो वहां पर एक भी जानवर नहीं था। शायद इनकी आवाजें सुनकर जानवर इधर उधर हो लिए थे। मैदान में इस तरफ सूखी घास की एक पट्टी थी, जिसे कुछ अर्सा पहले जला दिया गया था, और इस जली घास में अब नए अंकुर फूट रहे थे और हरियाली दिखने लगी थी। सुअर और हिरण हरी घास के लालच में यहाँ पर आकर शिकार का बढ़िया मौका पेश करते थे। एक तरफ बिल्कुल सूखी घास का एक ऊंचा झुरमुट था, जिसमें जानवर छुपे हो सकते थे। कुंवर सिंह की सलाह पर बुद्धू ने घास के इस ढेर को तीली दिखा दी। जैसे ही सूखी घास ने आग पकड़ी, जंगल के चारों तरफ से परिंदे उड़ उड़कर घास के इर्द गिर्द आने लगे। इन परिंदों में जंगल कोतवाल, सतबहनियां और कई तरह के पंछी शामिल थे। इन परिंदों को अच्छे से मालूम था कि जलती घास में से टिड्डे और दूसरे कीड़े मकोड़े जान बचाने को भागेंगे और आसानी से उनका शिकार बन सकेंगे। आग का जो असर कीड़े मकोड़ों पर हुआ वही चौपायों पर भी हुआ। घास के कहीं पीछे से दो तगड़े बनेले सुअर तेजी से भागते हुए उस तरफ बढ़े जहां से करीब 300 गज दूर घने पेड़ों का झुरमुट था। एलिस ने राइफल सीधी की और बहुत तसल्ली के साथ निशाना साधा। निशाना साधकर पिछले सुअर पर एलिस ने गोली दागी। सुअर के पिछले पैरों के बीच धूल का गुबार उठा और सुअर भागता रहा। निशाना खाली गया था। एलिस ने अपनी बंदूक के निशाने को अब 200 गज के लिए सेट किया, खाली कारतूस निकालकर बाहर फेंका और बंदूक के तोड़ में एक नई गोली भरी। अब की बार धूल का बादल उठा अगले सुअर के चंद कदम आगे से। आगे दूसरी गोली का नतीजा भी यह हुआ कि सामने को भागते सुअर दाईं तरफ को मुड़ गए और उनके शरीर का बड़ा हिस्सा इस तरफ को दिखाई देने लगा। 2 गोली चलने के बाद सुअरों के भागने की रफ्तार में बेतहाशा तेजी आ गई थी। अब टॉम की बारी थी और सुअरों की रफ्तार की वजह से
उसके पास निशाना लगाने के लिए उतना वक्त नहीं था जितना कि एलिस के पास था। अब कुछ ही पलों में सुअर घने जंगल में घुसने वाले थे और वैसे भी वो राइफल की जद के बाहर हो जाते। टांगे फैलाए एकदम सीधे खड़े भाई टॉम ने फुर्ती से निशाना साधा और एक के बाद एक दोनों गोलियां चला दी। गोलियों ने दोनों सुअरों के माथे के बीचों बीच छेद बना दिया और अगले ही पल खरगोशों की तरह लुढ़कते दोनों सुअर ढेर हो गए। कुंवर सिंह हर बार इस कहानी का अंत करते हुए कहता था। मैंने पलटकर उस नालायक बुद्धू की तरफ देखा। साला शहर की पैदाइश जिसके सिर में लगे तेल की गंध से ही मुझे नफरत थी। मैंने उससे कहा, बहुत डींग मारते थे कि तुम्हारा साहब मेरे साहब को निशाना लगाना सिखा देगा। यदि मेरे साहब को तुम्हारे साहब के मुंह पर काली पोतनी ही होती तो इन सुअरों को मारने के लिए वो 2 गोली का इस्तेमाल नहीं करता, एक ही गोली से दोनों सुअरों को निपटा देता। भाई टॉम ने यह चमत्कार कैसे किया होता, इस पर ना तो कभी कुंवर ने रोशनी डाली और ना ही मैंने कभी उससे पूछा, क्योंकि अपने हीरो में मेरा जो यकीन था वो इतना मजबूत था कि मुझे कभी पल भर के लिए भी संदेह नहीं हुआ कि भाई टॉम चाहता तो एक गोली से 2 सुअर मार देता। जब मुझे अपनी पहली बंदूक मिली तो कुंवर सिंह पहला आदमी था जो मुझे बधाई देने आया। उस दिन सवेरे जब कुंवर सिंह आया तो बाल सुलभ गर्व के साथ मैंने उसे अपनी दुनाली भरतल बंदूक पेश की। बंदूक अपने हाथ में लेने के बाद कुंवर सिंह ने मुझे जरा भी महसूस नहीं होने दिया कि बंदूक कितनी पुरानी थी, उसकी दाई नाल किस तरह से फटी हुई थी और किस तरह से पीतल के मोटे तार ने बंदूक के कुंदे और नालों को आपस में जोड़ रखा था। कुंवर सिंह ने बंदूक की बाई नाल की तारीफ में लंबे कसीदे पढ़े। बाई नाल की लंबाई, मोटाई और मजबूती के बारे में कुंवर सिंह ने दिल खोलकर तारीफ की। फिर बंदूक एक तरफ रखकर मेरे कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसने जो कहा, उससे मेरा 8 साल का दिल गदगद हो गया। अब तुम लड़के नहीं बल्कि आदमी बन गए हो और इस शानदार बंदूक के साथ तुम जंगल में चाहे जहां जा सकते हो। तुम्हें जंगल में जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि तुम पेड़ पर चढ़ना सीख लो। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो साबित करेगी कि जंगल में घूमने वाले तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए पेड़ पर चढ़ना आना कितना जरूरी है। पिछली अप्रैल के एक दिन हर सिंह और मैं शिकार के लिए निकले और सब कुछ बढ़िया रहा होता, लेकिन एक लोमड़ी ने हमारा रास्ता काट दिया। हरी सिंह के बारे में तो तुम्हें पता ही है कि वो कितना घटिया शिकारी है और जंगली जानवरों के बारे में उसकी जानकारी भी कितनी कमजोर है। लोमड़ी के रास्ता काटने के बाद मैंने हरी सिंह से कहा, अब शकुन हो गया है, चलो वापस घर चले। तो हर सिंह मुझ पर जोर से हंसा और बोला, ये तो बच्चों जैसी बात है, लोमड़ी देखने से हमारा दिन बिगड़ जाएगा। हम अपने रास्ते पर चलते रहे। जब निकले थे तब आसमान में सितारों की चमक मध्यम पड़ रही थी, दिन निकल रहा था। तभी गड़प्पू के नजदीक मैंने एक चीतल पर गोली चलाई। पता नहीं कैसे मेरा निशाना बुरी तरह चूक गया। थोड़ा आगे चलने पर हर सिंह ने एक मोर को अपना निशाना बनाया और उसे अपनी एक गोली से मोर का सिर्फ एक पंख तोड़ने भर में ही कामयाबी मिली। घायल मोर को ढूंढने की जितनी कोशिश हम कर सकते थे हमने की, लेकिन ऊंची घास में छुपे मोर को हम पा नहीं सके। इसके बाद हम दिन भर जंगल की खाक छानते रहे, लेकिन हमें कोई जानवर नहीं मिला और हम घर की तरफ लौट चले। 2 गोलियां तो हम चला चुके थे, इसलिए इस बात का भी डर था कि कहीं जंगल के रखवालों ने गोली की आवाज़ सुन ली होगी तो वो हमारी खोज कर रहे होंगे। इसलिए हमने सड़क के बजाय एक रेतीले नाले को अपना रास्ता बनाया। अपनी आज की बदकिस्मती का रोना रोते हुए नाले में हम चले जा रहे थे कि तभी अचानक नाले के बीचों बीच एक शेर आ खड़ा हुआ। 1 मिनट तक, जो हमें 1 घंटे के समान लगा, हमें घूरने के बाद शेर पलटा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर लौट गया। हमने कुछ देर इंतजार किया और आगे चलना शुरू किया, लेकिन तभी शेर दोबारा प्रकट हुआ और अब की बार वो खड़ा होकर हमें सिर्फ घूर ही नहीं रहा था बल्कि हल्के हल्के गुर्रा भी रहा था और उसकी पूंछ में रह रहकर बल भी पड़ रहे थे। हम दोनों जड़वत खड़े रहे और थोड़ी देर में शेर का गुस्सा शांत हुआ और वो नाले से बाहर चला गया। कुछ ही देर में जंगली मुर्गों का एक झुंड नजदीकी घनी झाड़ियों में से आवाज करता हुआ निकला। जाहिर है कि उनकी हलचल शेर की मौजूदगी की वजह से हुई थी। इनमें से एक मुर्गा हमारे ठीक सामने खड़े हल्दू के पेड़ पर जा बैठा। जंगली मुर्गे को इतना पास और इतना सामने पाकर हर सिंह बोला कि वो गोली चलाएगा और इस तरह से कम हमें खाली हाथ तो घर नहीं लौटना पड़ेगा। उसने यह भी कहा कि मुर्गे को मारने से गोली की जो आवाज़ होगी उससे डरकर शेर भी थोड़ा दूर चला जाएगा। इससे पहले कि मैं हर सिंह को रोक पाता, हर सिंह ने गोली चला दी। अगले ही पल भयानक दहाड़ के साथ झाड़ियों को कुचलता हुआ शेर हमारी तरफ लपका। हम जहां खड़े थे वहां नाले के किनारे रूनी के कुछ पेड़ थे। मैं उनमें से एक पेड़ की तरफ लपका
और हर सिंह दूसरे की तरफ। मेरे वाला पेड़ शेर के ज्यादा नजदीक था, पर इसके पहले कि शेर मुझ तक पहुंचता मैं पेड़ पर शेर की जद के बाहर पहुंच चुका था। जिस तरह लड़कपन में मैंने पेड़ पर चढ़ना सीख लिया था, हर सिंह ने नहीं सीखा था। शेर ने मेरा पीछा छोड़ा और हर सिंह की तरफ लपका। हर सिंह अभी जमीन पर ही था और अपने हाथ ऊंचे किए किसी डाल को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि पीछे से गुस्से से भरा शेर आ पहुंचा। शेर ने ना तो हर सिंह के शरीर में कहीं दांत गड़ाए, ना ही उसे पंजा मारा, लेकिन अपने पिछले पैरों पर खड़े शेर ने हर सिंह को इस तरीके से दबोचा कि वो पेड़ के तने और शेर के बीच पिस गया। शेर बेहद गुस्से में था, अपने पंजों से पेड़ की छाल और तने की लकड़ी के मोटे मोटे परखच्चे उड़ाए दे रहा था। हर सिंह चीख रहा था और शेर दहाड़ रहा था। पेड़ पर चढ़ते वक्त मैं अपनी बंदूक भी साथ लाने में कामयाब रहा था। अब मैंने पेड़ की टहनी पर अपने नंगे पैर जमाए, बंदूक का घोड़ा चढ़ाया और हवा में फायर झोंक दिया। इतने नज़दीक से बंदूक का धमाका सुनकर शेर एक तरफ भाग लिया। हर सिंह पेड़ की जड़ पर गिर पड़ा। जब शेर को गए कुछ वक्त हो गया तो मैं बहुत धीरे से नीचे उतरा और हर सिंह के पास पहुंचा। मैंने देखा कि एक आध बार शेर का पंजा हर सिंह के पेट पर पड़ा था और उसके पेट में नाभि से लेकर भीतर करीब करीब रीढ़ की हड्डी तक एक बड़ा गड्ढा बन गया था और उसके पेट का अंदरूनी हिस्सा बाहर निकल आया था। मेरे लिए मुश्किल की बात यह थी कि ना तो मैं हर सिंह से मुंह मोड़कर वहां से भाग सकता था और ना ही ऐसे मामलों में मुझे कोई तजुर्बा था। मुझे नहीं मालूम कि हर सिंह के पेट से बाहर निकल पड़े मांस के उन लाल लाल लोथड़ों को वापस उसके पेट में भर दूं या उन्हें काट कर अलग कर दूं। हमें अभी भी डर था कि कहीं हमारी आवाज़ सुनकर शेर वापस ना आ जाए, इसलिए मैंने फुसफुसाते हुए हर सिंह से पूछा कि क्या करें। तो हर सिंह ने अपनी राय जाहिर की कि बाहर निकले माल को वापस पेट में डाल दिया जाए। लिहाजा हर सिंह अपनी पीठ के बल लेट गया और मैंने बाहर निकले उसके पेट के अंदरूनी हिस्से बामुश्किल वापस भीतर ठूंस दिए। उसकी आंतों के साथ साथ उनमें चिपकी हुई सूखी पत्तियां, घास और टूटी टहनियां भी उसके पेट में चली गईं। मैंने अपनी पगड़ी खोलकर हर सिंह के पेट पर अच्छे से लपेट दी और उसमें खूब कसकर गठान लगा दी ताकि उसकी आंतें फिर बाहर ना लटकने लगे। अब हम गांव की तरफ चल दिए जो करीब 7 मील दूर था। 2 बंदूकें लादे हुए मैं आगे आगे चल रहा था। हमें धीमे चलना पड़ रहा था क्योंकि हर सिंह पगड़ी को अपनी जगह पर संभाले हुए चल रहा था। थोड़ी देर में अंधेरा घिर आया और हर सिंह ने तय किया कि बजाय गांव जाने के हमें काला डूंगी के अस्पताल जाना चाहिए। हम बंदूकें लिए हुए वहां नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने जंगल में ही एक जगह अपनी बंदूकें छिपा दी और हम चल दिए अस्पताल की तरफ। हमें इस हालत में 3 मील और ज़्यादा चलना पड़ा। जब हम पहुंचे तो अस्पताल बंद हो चुका था, लेकिन डॉक्टर बाबू जो नज़दीक ही रहते हैं उस वक्त सोए नहीं थे। और जब उन्होंने हमारी कहानी सुनी तो मुझे अल्लाह दिया को बुलाने के लिए भेज दिया। अल्लाह दिया वैसे तो तंबाकू बेचता है, मगर वो काला डूंगी के पोस्ट मास्टर का भी काम करता है और इस काम के लिए उसे हर महीने सरकार से 5 रुपए मिलते हैं। इस बीच डॉक्टर साहब ने लालटेन जलाई और हर सिंह को लेकर अस्पताल पहुंचे, जो कि एक झोपड़ी में लगता था। जब मैं अल्लाह दिया को लेकर लौटा तब डॉक्टर ने हरी सिंह को खटिया पर लिटा दिया था। अल्लाह दिया ने लालटेन पकड़ी। मैंने हर सिंह की फटी हुई खाल के दोनों सिरे मिलाकर पकड़े और डॉक्टर ने तेजी से टाँके लगाकर हर सिंह के पेट में हुए गड्ढे को बंद कर दिया। कम उम्र के लेकिन बेहद भले उस डॉक्टर ने हर सिंह को कोई बहुत बढ़िया दवा पीने को दी, जिसे पीते ही हर सिंह अपना दर्द भूल गया। मैंने डॉक्टर साहब को 2 रुपए फीस देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम लोग वापस घर पहुंचे तो घर की औरतें तब तक रो रो कर बेहाल थीं। उन्होंने मान लिया था कि हमें या तो जंगली जानवरों ने मार डाला है या फिर हम डाकुओं के हाथ में पड़ गए हैं। तुम देखो साहब, तुम और हम जैसे लोग जो जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, उनके लिए पेड़ पर चढ़ना आना कितना ज़रूरी है। हर सिंह को उसके बचपन में किसी ने सलाह दी होती तो हमें इतनी मुश्किल नहीं उठानी पड़ती। जिन दिनों अपने बचपन में मैं भड़ताल बंदूक लिए घूमता था, मैंने कुंवर सिंह से काम की कई बातें सीखी थी। दिमागी नक्शा बनाना उनमें से एक था। जिन जंगलों में हमने शिकार किया, कभी साथ साथ और ज़्यादातर अकेले, वो जंगल सैकड़ों वर्ग मील में फैले हुए थे और उनके बीच से सिर्फ एक सड़क निकलती थी। जंगल में मेरा जाना अकेले इसलिए भी होता था कि कुंवर सिंह के दिमाग में डाकुओं की दहशत थी और इस वजह से कई बार हफ्तों तक वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था। बेहिसाब मौक़ों पर ऐसा ही हुआ कि शिकार से लौटते हुए मैं कुंवर सिंह के घर पर रुककर उसे ये बताता था कि मैंने सांभर, चीतल या सुअर का शिकार किया है और उसे वो जंगल से उठवा ले। मैं हमेशा दूसरे जानवरों और गिद्धों से बचाने के लिए अपने शिकार को खूब अच्छे से ढककर और छिपा कर आया करता था। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कुंवर सिंह मेरा शिकार ढूंढ ना पाया हो।
भले ही शिकार मैंने कितने ही घने झुरमुट में, ऊंची घास के मैदान में या चट्टानों में छुपाया हो, हम दोनों ने अपने लिए जंगल में हर खास पेड़ को एक नाम दे रखा था। ऐसे ही नाम हमने हर पोखर, गड्ढे, पगडंडी और नालों को भी दे रखे थे। दूरी मापने का काम हम भड़ताल बंदूक से चली गोली की एक काल्पनिक उड़ान से लिया करते थे और हमारी सब दिशाएं कुतुब नुमे से मिली हुई होती थी। चाहे जंगल में मेरे छिपाए शिकार को ढूंढने का मामला हो या कुंवर सिंह ने कहीं गिद्धों का झुंड देखा हो या कहीं किसी तेंदुए या शेर की मौजूदगी का शक हो, हम लोग पूरे भरोसे के साथ एक दूसरे की बताई किसी भी जगह पर पूरे जंगल में कहीं भी पहुंच सकते थे, चाहे दिन हो या फिर हो रात। जब मेरे स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तब मैं नौकरी करने बंगाल चला गया। वहां से मैं एक साल में एक बार ही कालाडूंगी आ पाता था, वो भी सिर्फ 3 हफ्ते के लिए। मेरी इन सालाना यात्राओं में से ही एक के दौरान मुझे जानकर बहुत तकलीफ हुई कि हमारा कुंवर सिंह भी पहाड़ों का श्राप कहलाने वाली अफीम की लत का शिकार बन गया था। मलेरिया से कमजोर हुआ उसका शरीर बहुत जल्दी इस गंदी आदत का आदी होता गया। उसने मुझे कई वादे किए थे अफीम छोड़ने के, लेकिन उन वादों को निभाने की अंदरूनी ताकत उसमें नहीं थी। मुझे जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ जब फरवरी की सुबह मुझे बताया गया कि कुंवर सिंह बहुत ज़्यादा बीमार है। मेरे कालाडूंगी पहुंचने की खबर आसपास फैल चुकी थी और अगली सुबह कुंवर सिंह का सबसे छोटा बेटा, जो कि 18 बरस का गबरू जवान था, खड़े पैरों मेरे पास आया और मुझे बोला उसका पिता मौत की देहरी पर खड़ा है, मरने के पहले मुझसे मिलना चाहता है। चांदनी चौक के नंबरदार के बतौर कुंवर सिंह सरकारी खजाने में हर साल 4,000 रुपये जमा कराने वाला एक रुतबेदार आदमी था। रहने के लिए उसने स्लेट की छत वाला पत्थरों का आलीशान घर बनवा रखा था, जिसमें मैं कई बार रुक चुका था। मैं उसके बेटे के साथ उसके गांव पहुंचा तो दूर से ही औरतों के स्यापा करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन तभी मेरा ध्यान गया कि ये आवाज़ें कुंवर सिंह के घर से नहीं बल्कि घर के नज़दीक बनी एक झोपड़ी से आ रही थी, जो कि कुंवर सिंह ने अपने नौकरों के लिए बनवा रखी थी। कुंवर सिंह के बेटे ने बताया कि कुंवर सिंह को नौकरों की झोपड़ी में इसलिए पहुंचा दिया गया है क्योंकि घर में कुंवर सिंह के नाती पोते उसकी नींद में खलल डालते हैं। हमें देखते ही कुंवर सिंह का बड़ा बेटा झोपड़ी से बाहर आया और मुझे खबर दी कि उसका पिता बेहोश पड़ा है। अब शायद उसकी कुछ ही मिनट की ज़िंदगी बाकी है। मैं झोपड़ी के दरवाजे पर ही रुक गया। भीतर रोशनी नहीं थी, कमरा धुएं से भरा हुआ था। जब मेरी आंखें इस नीम अंधेरे में देखने के काबिल हुईं तो कुंवर सिंह मुझे नजर आया। गोबर से लेपे पुते फर्श पर कुंवर सिंह पड़ा हुआ था। उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। शरीर का थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ एक मटमैली चादर से ढका हुआ था। उसकी बाजू में बैठे एक बूढ़े आदमी ने कुंवर सिंह का लगभग बेजान सा दायां हाथ थाम रखा था और उसकी उंगलियों में जबरदस्ती पास खड़ी एक बछिया की पूंछ थमाने की कोशिश चल रही थी। हिंदू में मरते हुए आदमी के हाथ में गाय की पूंछ पकड़ाने का रिवाज है। गाय यदि काली हो तो इसे और बेहतर माना जाता है। इस रिवाज की जड़ में ये मान्यता है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसका सामना खून से भरी नदी से होता है, जिसकी दूसरी तरफ फैसला करने वाला एक देवता बैठा होता है। आत्मा उसके सामने पेश होती है और अपने गुनाहों का हिसाब देती है। गाय की पूंछ ही एकमात्र जरिया है जिसके सहारे खून की ये नदी पार की जा सकती है। यदि मरते हुए आदमी के हाथ में पूंछ ना पकड़ाई गई तो उसकी आत्मा धरती पर ही रहेगी और जो लोग पूंछ पकड़ाने में नाकामयाब रहे थे उन्हें यह आत्मा सताती रहेगी। कुंवर सिंह के सिर के पास एक तसले में कंडे जल रहे थे और वहीं घंटी बजाते हुए जाप करते हुए एक पुरोहित बैठा था। फर्श का चप्पा चप्पा लोगों से ठसाठस भरा हुआ था। इनमें आदमी भी थे और औरतें भी, जो ऊंची आवाज में विलाप कर रही थीं कि हाय वो चले गए, हाय वो चले गए। मुझे मालूम था कि हिंदुस्तान में हजारों लोग रोजाना इसी तरह मरते हैं, लेकिन मैंने तय कर रखा था कि मैं अपने दोस्त को यूं ही नहीं मरने दूंगा। मेरा बस चलता तो कभी भी नहीं, और हाल फिलहाल तो कतई नहीं। कमरे में घुसते ही सबसे पहले मैंने धुआं उगलता लोहे का तसला पकड़ा, जो कि मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा गर्म निकला और मेरे हाथ जल गए। तसले को दरवाजे तक लाकर मैंने जल्दी से उसे बाहर फेंक दिया। फिर मैंने खूंटे से बंधी गाय की रस्सी काटी और उसे बाहर ले आया। जब मैं चुपचाप कर रहा था तो कमरे में बैठे लोगों को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। उनकी बातचीत पहले फुसफुसाहट में बदली और फिर एकदम शांत हो गई। फिर दरवाजे पर खड़े होकर मैंने हुक्म जारी किया कि कमरे में बैठे लोग बाहर निकल जाएं। बिना किसी चू चपड़ के लोगों ने इसे भी मान लिया और मुझे ये देखकर ताजुब हुआ कि झोपड़ी के इस छोटे से कमरे में आखिर कितने लोग ठुस सकते थे। और जब आखिरी आदमी भी इस कमरे से बाहर निकल गया तो मैंने कुंवर सिंह के बड़े बेटे को 2 बड़े भगोनों में ताज़ा दूध गर्म करके लाने को कहा।
वो मुझे आंखें फाड़े देखने लगा। मैंने अपना ऑर्डर दोहराया, तभी उसे कुछ समझ में आया और वो ये करने के लिए चल पड़ा। मैं दोबारा झोपड़ी में घुसा। दीवार के सहारे खड़ी एक खटिया मैंने बिछाई और कुंवर सिंह को उठाकर खटिया पर लिटाया। कमरे में ताज़ी हवा और खूब सारी ताज़ी हवा की तुरंत ज़रूरत थी। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी, जिसके पल्ले लकड़ी की पट्टी ठोक कर बंद कर दिए गए थे। पल्लों में ठुकी लकड़ी उखाड़ फेंकने में मुझे ज़्यादा वक्त लगा नहीं और जल्दी ही इंसानों, गोबर और जले हुए घी वगैरह की मिली जुली तीखी बदबू से भरा कमरा अब ताज़ी हवा से भर गया। जब मैंने कुंवर सिंह के लगभग बर्बाद हुए शरीर को अपनी बाहों में उठाया तो उसमें थोड़ी सी जान बाकी थी, लेकिन बहुत ही थोड़ी। उसकी गहरी धसी हुई आंखें बंद थीं, उसके होंठ नीले पड़े हुए थे और उसकी सांस छोटे छोटे टुकड़ों में आ जा रही थी। बहरहाल जल्दी ही ताज़ी हवा का असर दिखने लगा और कुंवर सिंह की सांस थोड़ी जमने लगी और ऐसा लगने लगा कि अब उसे सांस लेने में उतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है। अब मेरी निगाह दरवाजे के बाहर गई। गमी करने आए जिन लोगों को मैंने इस काल कोठरी के बाहर खदेड़ा था, वो सब अभी बाहर खड़े बातें कर रहे थे। मेरी निगाह फिर कुंवर सिंह पर गई। इस बीच उसने आंखें खोल ली थी और वो मुझे देख रहा था। मैंने बगैर उसकी तरफ देखे बोलना शुरू किया, वक्त बदल गया है चच्चा, अब तुम भी बदल गए हो वक्त के साथ। एक वो दिन था जब किसी के बाप में दम नहीं था कि वो तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल कर बाहर करे, और आज तुम अपने घर के बाहर अपने ही किसी नौकर की झोपड़ी में किसी भिखमंगे या जात बाहर की तरह फर्श पर पड़े हुए थे मरने के लिए। मुझे आने में कुछ मिनटों की देर और होती तो इस वक्त तक तुम्हारा राम नाम सत्य हो चुका होता। सब लोग तुम्हारी इज्जत करते थे क्योंकि तुम चांदनी चौक गांव के मुखिया और पूरे कालाडूंगी इलाके के बेहतरीन शिकारी माने जाते थे। अब यह इज्जत तुम खो चुके हो। तुम्हारे जैसा आदमी जो शरीर से मजबूत होता था और जिसने हमेशा बढ़िया से बढ़िया चीज़ें खाई, वही आज कमजोरी की हालत में खाली पेट पड़ा हुआ है। तुम्हारे बेटे ने मुझे बताया कि 16 दिनों से तुमने कुछ खाया नहीं है, लेकिन तुम मरोगे नहीं मेरे दोस्त। लोगों ने तो तुम्हें ऊपर पहुंचाने की तैयारी कर ली थी, पर अभी तुम कई और बरस जियोगे। ये अलग बात है कि शायद गड़प्पू के जंगलों में हम साथ साथ शिकार पर कभी ना जा सकें, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जो भी शिकार करके लाऊंगा उसके गोश्त में तुम्हारा हिस्सा वैसे ही दूंगा जैसे अभी तक देता आया हूँ। और अब इस झोपड़ी में ये पवित्र धागा तुम्हारी उंगलियों में है और ये पीपल की पत्ती भी तुम्हारे हाथ में है। अब अपने सबसे बड़े बेटे के सिर की कसम खाओ कि दोबारा उस गंदी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे, और फिर अब की बार तुम्हें अपनी कसम निभानी भी पड़ेगी। और जब तक तुम्हारा बेटा दूध लेकर आ रहा है तब तक हम दोनों सिगरेट पियेंगे। जब तक मैं बोल रहा था तब तक पल भर के लिए भी कुंवर सिंह ने अपनी निगाह मेरे चेहरे से नहीं हटाई थी और चुपचाप मेरी बात सुन रहा था। अब पहली बार उसके होठों में हरकत हुई और उसने पूछा, एक मरता हुआ इंसान भला सिगरेट कैसे पी सकता है? मरने के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसलिए इस बात को छोड़ो। तुम मरोगे नहीं, ये मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है। और जहाँ तक सिगरेट पीने का सवाल है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम सिगरेट कैसे पिएंगे। मैंने सिगरेट केस में से 2 सिगरेट निकाले और एक सुलगा कर कुंवर सिंह के होठों पर लगा दिया। कुंवर सिंह ने एक छोटा सा कश धीरे से खींचा और खांसा। फिर अपने बेजान हाथ से उसने सिगरेट होठों से हटाया और दोबारा होठों से लगा लिया। अब वो लगातार कश खींच रहा था। हमारी सिगरेटें खत्म होने के पहले कुंवर सिंह का बेटा पीतल के बहुत बड़े भगोने में उबलता हुआ दूध ले आया। भगोना इतना गर्म था कि यदि लपक कर मैंने उसके हाथ से भगोना नहीं लिया होता तो दरवाजे पर ही उसके हाथ से भगोना गिर जाता। कुंवर सिंह के बेटे के चेहरे पर ताज्जुब की जो छाप थी वो एकदम सच्ची थी। थोड़ी देर पहले अपने बाप को फर्श पर मरते हुए छोड़कर वो गया था। अब वही बाप खटिया पर लेटे हुए मेरे हेड को तकिया बनाए हुए मज़े में सिगरेट के कश ले रहा था। झोपड़ी में कोई गिलास नहीं था, इसलिए मैंने उसे गिलास लाने के लिए वापस भेजा। जब वो गिलास लेकर आया तो मैंने कुंवर सिंह को दूध पिलाना शुरू किया। मैं देर रात तक झोपड़ी में रहा और जब मैं चला तब तक कुंवर सिंह गर्म दूध का एक पूरा भगोना पीकर नरम और गर्म बिस्तर पर आराम से नींद के आगोश में था। वहाँ से चलते वक्त कुंवर सिंह के बेटे को मैंने चेतावनी दी, किसी भी हालत में झोपड़ी के आसपास वो किसी को ना फटकने दे और उसे रात भर बाप के सिरहाने बैठकर जब भी उसकी नींद खुले उसे गिलास भर भर कर गर्म दूध पिलाता रहे। मैंने उसे यह भी कहा कि सवेरे मैं लौट कर आऊँगा और कुंवर सिंह यदि मुझे मरा हुआ मिला तो मैं पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। अगली सुबह मैं वापस चांदनी चौक आया। तब सूरज निकल ही रहा था और झोपड़ी के भीतर कुंवर सिंह और उसका बेटा दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। दूध के दोनों भगोने खाली थे।
कुंवर सिंह ने अपनी कसम निभाई। हालांकि उसके शरीर में इतना दमखम तो कभी नहीं लौट पाया कि वो मेरे साथ शिकार पर जा पाता, लेकिन मुझसे मिलने वो अक्सर आता रहा। 4 साल बाद जब कुंवर सिंह की मौत आई तो वो अपने खुद के घर में और खुद के बिस्तर पर था। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी मोती में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।